नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक बालीच नाम का गांव पड़ता है और इसी बालीच गांव में रहने वाला तेजपाल सिंह के पास मात्र अपनी 1.5 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम करता था, लेकिन 1.5 एकड़ जमीन से इसके घर का गुजारा नहीं चलता था। इसके बाद तेजपाल सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी कम जमीन से उसके घर का गुजारा ठीक तरीके से नहीं होता है। अब तेजपाल सिंह इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही तेजपाल इस फैक्ट्री के अंदर मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है तो इसके घर का गुजारा ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तेजपाल सिंह के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम आंचल देवी होता है। आंचल देवी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। आंचल देवी और तेजपाल की शादी को 7 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है। फिर भी पति पत्नी खुश रहते थे, यहाँ तक कि तेजपाल को इस बात के बारे में पता होता है कि उसमें ही सबसे बड़ी कमी है, उसकी पत्नी में कोई भी कमी नहीं है। ना तो तेजपाल अपनी पत्नी को कभी भी ताना मारता था और ना ही इसकी पत्नी आंचल देवी तेजपाल को ताना मारती थी। पति पत्नी ठीक तरीके से अपने परिवार में रहते थे। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद तेजपाल अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी घर में अकेली रहती है और घर में भी कामकाज बहुत थोड़ा है। और जैसे ही उसका कामकाज खत्म हो जाता है तो वो अपने घर में बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। और इस तरह से अब तेजपाल एक दिन अपनी पत्नी आंचल को कहने लगता है कि आंचल, मैं अपने घर में 2-4 पशु रख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी काफ़ी खाली समय होता है। तुम इन पशुओं की देखभाल रखना शुरू कर देना और इन पशुओं से जो भी दूध मिलेगा उस दूध को बेचकर हम अच्छे खासे पैसे जोड़ सकते हैं। आंचल को भी ये बात पसंद आ जाती है। आंचल कहती है कि 1-2 दिन के अंदर ही 2 पशु खरीद लो। और इस तरह से अब तेजपाल जैसे तैसे करके 2 दुधारू भैंसें खरीद लेता है और इन पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी अपनी पत्नी आंचल के कंधों पर डाल देता है। आंचल अब हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इन दोनों पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में जाया करती थी। दोपहर तक वो चारा काटने के बाद गांव में आ जाया करती थी। इस तरह से अब आंचल की जिम्मेदारी बस यही होती है, जबकि इसका पति फैक्ट्री में चला जाया करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। आंचल देवी का सारा कामकाज खत्म हो जाता है। आंचल देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्यों ना एक अच्छी सी साड़ी खरीद ली जाए। और इस तरह से अब आंचल करीब 4:30 बजे के आसपास अपने घर से कुछ पैसे लेकर बाहर निकल जाती है। थोड़ी सी दूरी पर एक कपड़ा बेचने की दुकान होती है और इस दुकान पर एक लड़का बैठता था। उस लड़के का नाम जतिन होता है। जतिन जो कि बड़ा ही हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का होता है। जतिन की कद काठी भी बहुत अच्छी होती है। और जैसे ये महिला आंचल देवी जतिन की दुकान पर जाती है और जतिन की दुकान के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके सामने बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का जतिन बैठा होता है। जतिन जैसे ही इस महिला आंचल देवी को देखता है तो कहने लगता है कि भाभी जी, बड़े दिनों के बाद मेरी दुकान पर आई हो। तब ये महिला कहने लगती है कि मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। इसके बाद जतिन इसको कई साड़ियाँ दिखा देता है, लेकिन जतिन की नज़रें इस महिला आंचल देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर टिकी होती है। जतिन इसको ऊपर से नीचे की तरफ निहारता रहता है और जैसे ही ये महिला साड़ी देख रही होती है तो जतिन इसको अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी करता है। और जैसे ये कोशिश की जाती है तो आंचल देवी को जतिन का छूना अच्छा लग जाता है और इस तरह से अब लड़का जतिन इसको अच्छी सी साड़ी भी पसंद करके दे देता है। लेकिन जैसे ही ये महिला इस साड़ी का दाम पूछती है तो जतिन कहता है कि ये साड़ी 3000 रुपये की है, लेकिन तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तो मैं किसी भी दिन वसूल कर सकता हूँ। ये महिला बड़ी खुश हो जाती है। ये महिला अपने मन में सोचने लग जाती है कि बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का है, क्यों ना इसी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। और इस तरह से अब ये महिला जतिन के साथ बड़ी मीठी मीठी बातचीत करना शुरू कर देती है और जतिन भी इससे लगातार मीठी मीठी बातचीत करता रहता है। काफ़ी देर तक ये दोनों दुकान पर खड़े रहते हैं और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला साड़ी लेकर अपने घर पर आ जाती है। अब तो जब भी आंचल देवी का मन करता था, आंचल देवी इस जतिन नाम के लड़के की दुकान पर चली जाती थी, इससे कपड़े खरीदती थी, बिना पैसे दिए ही घर पर आ जाया करती थी। और इस तरीके से एक तारीख भी आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये महिला आंचल देवी जतिन की दुकान पर पहुंच जाती है। जतिन आज अपनी दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा होता है और आंचल देवी इस जतिन के पास पहुंचकर कहने लगती है कि जतिन, आज मेरे घर पर मेरा पति नहीं है और आज तुम मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो।
जैसे ये बात जतिन को कही जाती है तो जतिन बड़ा खुश हो जाता है। जतिन कहता है कि तुम घर पर चलो और मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। इसके बाद आंचल देवी इस दुकान से निकलती है, सीधे ही अपने घर पर आ जाती है। जैसे 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो जतिन भी अपनी दुकान का शटर बंद कर देता है और फिर जतिन अपनी दुकान से मोटरसाइकिल लेकर इस महिला के घर के दरवाजे पर आ जाता है। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। आंचल देवी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और आंचल देखती है कि उसके घर के सामने जतिन खड़ा होता है। इसके बाद ये महिला जल्दी जल्दी में जतिन को घर के अंदर ले जाती है और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर इसके बाद जतिन और इस महिला आंचल देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसके बाद जतिन इस घर से बाहर निकल जाता है। अब तो जब भी जतिन का मन करता था, जतिन इस महिला के घर पर आता था, इसको कुछ साड़ियाँ और कुछ कपड़े देता था और इसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। इस तरीके से ये प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत वहाँ पर हो जाता है जब ये लड़का जतिन इस गांव से अपनी दुकान को बेचकर बाहर चला जाता है और इसके बाद ये महिला बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ये महिला आंचल देवी अब सोचने लग जाती है कि उसका प्रेमी तो उसको छोड़कर जा चुका है और मेरा पति किसी काम का नहीं है। अब ये महिला किसी दूसरे गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन आंचल देवी अपने पति तेजपाल को कहने लगती है कि घर में बहुत सारे छोटे मोटे कामकाज भी होते हैं, ये सारे कामकाज मुझे करने पड़ते हैं, मैं इन सभी कामों से तंग आ चुकी हूँ। तभी तेजपाल कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल के कल ही अपने बड़े भाई के लड़के अशोक को अपने घर पर बुला लेता हूँ और अशोक को घर पर बुलाने के बाद यहीं किसी प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता हूँ। जैसे ही आंचल देवी अशोक के बारे में सुनती है तो आंचल देवी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद उसी समय तेजपाल अपने बड़े भाई राज सिंह के पास फ़ोन कॉल करता है। राज सिंह को कहता है कि भाई तुम अपने बेटे अशोक को मेरे घर पर भेज दो, क्योंकि घर पर बहुत सारे छोटे मोटे कामकाज होते हैं और हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अशोक मेरे घर पर आ जाए और अशोक यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा। लेकिन राज सिंह अपने भाई तेजपाल को कहने लगता है कि तेजपाल, जो तुम्हारा भतीजा अशोक है उसने तो पढ़ाई कब की छोड़ दी है, वो 9वीं कक्षा में फेल हो गया था और इसी वजह से उसने पढ़ाई करनी छोड़ दी है। तभी तेजपाल कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम अशोक को मेरे पास भेज दो, आगे का मैं संभालूंगा। इस तरह से तेजपाल जैसे तैसे करके अपने भाई राज सिंह को मनाने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर राज सिंह अपने बेटे अशोक को अपने छोटे भाई तेजपाल के घर पर भेज देता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। अशोक जैसे ही अपने चाचा तेजपाल के घर पर आता है तो तेजपाल उस समय घर में नहीं होता है। तेजपाल फैक्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ था और घर पर उसकी चाची जो आंचल होती है वो बिल्कुल अकेली होती है। अशोक जैसे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो फिर उसकी चाची जो आंचल होती है वो घर का दरवाज़ा खोलती है और आंचल देखती है कि उसके सामने बड़ा ही हैंडसम लड़का खड़ा होता है और ये कोई और नहीं होता है, ये बल्कि अशोक होता है। अशोक की नज़रें जैसी अपनी चाची पर पड़ती हैं तो अपनी चाची की खूबसूरती को देखकर अशोक कहने लगता है कि चाची, तुम तो पहले से भी काफ़ी मोटी हो गई हो और वैसे भी तुम काफ़ी खूबसूरत और सुंदर हो। जैसे ही चाची अपने भतीजे की बात को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद आंचल अपने इस भतीजे अशोक को कहने लगती है कि अशोक, तुम भी तो पहले से काफ़ी बड़े हो गए हो, तुम जवान भी हो गए हो। और इसके बाद अशोक घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद अशोक अपनी चाची को कहने लग जाता है कि चाची, अब तो मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाला हूँ। चाची भी बड़ी खुश होकर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह लिया करो, घर में काफ़ी छोटे मोटे कामकाज होते हैं, वो सारे कामकाज तुम ख़त्म कर लिया करो। इस तरीके से अशोक कुमार को रहते हुए यहाँ पर 15-20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 25 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और आज मौसम भी बहुत ख़राब होता है, बारिश का मौसम होता है। तभी तेजपाल अपने भतीजे अशोक को कहने लगता है कि अशोक, आज बारिश का मौसम है और तुम्हारी चाची आंचल खेत में अकेली जाती है, तुम ऐसा करना, अपनी चाची के साथ चले जाना और चारा काट कर जल्दी से गाँव में वापस आ जाना। बस ये 2-4 बातें कहने के बाद तेजपाल घर से तैयार होता है और अपने फैक्ट्री में चला जाता है। जैसे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो उसी समय आंचल देवी अपने भतीजे अशोक को कहने लगती है कि अशोक, चलो खेत में चलते हैं, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी। और इस तरह से अशोक और आंचल देवी अब ये दोनों चारा काटने के लिए खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद आंचल देवी चारा काटना शुरू कर देती है।
लेकिन अशोक की नीयत में आज कमी आ जाती है। अशोक अपनी चाची की खूबसूरती और सुंदरता को अजीब तरीके से देखना शुरू कर देता है। अशोक जैसे ही अपनी चाची की खूबसूरती को देखता है तो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। अशोक कहने लगता है कि चाची, बरसात आने वाली है, और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। इसके बाद इसकी चाची भी भीग जाती है और लड़का अशोक भी भीग जाता है। तब इसकी चाची कहने लगती है कि बरसात तो बंद होने वाली नहीं है, चलो पास में ही हमारे खेत के अंदर एक कमरा है, कुछ देर वहाँ पर बैठ जाते हैं, और जैसी बारिश बंद हो जाएगी तो इसके बाद हम चारा काट लेंगे। अशोक भी मान जाता है और इस तरह से आंचल और अशोक ये दोनों खेत में बने कमरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अशोक अपनी चाची की खूबसूरती को देखने के बाद अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। तभी अशोक अपनी चाची को अजीब तरीके से, गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, और जैसी ये हरकत की जाती है तो इसकी चाची आंचल देवी को भी ये हरकत पसंद आ जाती है। अशोक की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अशोक लगातार इन गलत हरकतों को बार बार दोहराता रहता है और आंचल देवी भी इन सारी हरकतों का विरोध करने की बजाय चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन अशोक उसी समय अपनी चाची आंचल को कहने लगता है कि चाची, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है और खेत में भी दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो आज हम दोनों एक साथ वक्त गुजार लेते हैं। जैसे ये बात आंचल को कही जाती है तो आंचल के भी पांव डगमगा जाते हैं, क्योंकि आंचल का चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। आंचल देवी भी मान जाती है और इसके बाद अशोक खुद से ही अपनी चाची को कहता है कि चलो इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। इसके बाद इसकी चाची आंचल देवी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर सारी रस्म रिवाजों की सारी दीवारों को तोड़ देते हैं। ये दोनों हद से गुजर जाते हैं और ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे ही दोनों का मन भर जाता है, दोनों के मन को खुशी मिल जाती है, तो इसके बाद ये दोनों इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश भी बंद हो जाती है। इसके बाद चाची और भतीजा दोनों चारा काटते हैं। चारा काटने के बाद चारे को लेकर गांव में आ जाते हैं और ये चारा पशुओं को डाल दिया जाता है। इस तरीके से अब चाची और भतीजे का प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। आंचल देवी अपने पति तेजपाल को कहने लगती है कि तुम आज फैक्ट्री में क्यों नहीं गए हो। तभी तेजपाल अपनी पत्नी आंचल देवी को कहता है कि मेरी फैक्ट्री के जाने का समय बदल चुका है, मैं रात के समय फैक्ट्री में जाया करूँगा और रात के करीब 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे ही ये महिला आंचल देवी अपने पति की बातों को सुनती है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। आंचल देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है और जैसे इतना वक्त गुजर जाता है तो आंचल देवी अपने भतीजे अशोक को कहने लगती है कि अशोक, चलो खेत में चलते हैं और खेत से चारा काट कर लाते हैं। इसके बाद आंचल और अशोक दोनों खेत में चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में आंचल देवी अपने भतीजे अशोक को कहने लगती है कि देखो अशोक, अब तो तुम्हारे चाचा रात के समय फैक्ट्री में जाया करेंगे और हम दोनों के पास बहुत अच्छा समय होगा। इस रात के दौरान हम दोनों अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजार लिया करेंगे। अशोक भी बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद जैसे चाची और भतीजा दोनों खेत में चले जाते हैं तो चाची आंचल देवी खेत में चारा काटना शुरू कर देती है। अशोक कहने लगता है कि चाची थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन उसी समय एक किसान जिसका नाम बिशन लाल होता है वो खेत में आ जाता है और जैसी अशोक की नज़र बिशन लाल पर पड़ती है तो अशोक पीछे हट जाता है और इस तरह से इसकी चाची चारा भी काट चुकी होती है। चारा काटने के बाद चाची और भतीजा चारे को लेकर गांव में आ जाते हैं। तब तक पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो तेजपाल कहने लगता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, क्योंकि मुझे फैक्ट्री में भी जाना है। इसके बाद तेजपाल की पत्नी आंचल देवी अपने पति और अपने भतीजे अशोक के लिए खाना तैयार करती है। तेजपाल खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने घर से साइकिल लेकर अपनी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ता है। जैसे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तब तक अशोक और उसकी चाची आंचल देवी भी खाना खा चुके होते हैं। देखते देखते रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। आंचल देवी अपने कमरे में लेटी होती है। आंचल देवी सोचने लग जाती है कि उसका पति तो घर पर नहीं है, क्यों ना अपने भतीजे अशोक के कमरे में जाया जाए। इस तरह से आंचल अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने भतीजे अशोक के कमरे में चली जाती है और फिर इसके बाद इस कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद इसकी चाची और अशोक के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं
और ये दोनों मिलकर इस गलत काम को काफ़ी देर तक अंजाम देते हैं। जैसे दोनों का मन भर जाता है तो इसकी चाची आंचल देवी इसको कहने लगती है कि देखो, अब तो हर रात जो है हम अपना समय गुजार लिया करेंगे, क्योंकि तुम्हारा चाचा तो रात के समय फैक्ट्री में चला जाता है और हमारे पास काफ़ी अच्छा समय होता है। इस तरीके से चाची और भतीजा दोनों एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजार लिया करते थे, क्योंकि घर के अंदर दोनों को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 2 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अशोक उसी समय अपने चाचा तेजपाल को कहने लगता है कि चाचा जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। तेजपाल कहने लगता है कि तुम्हें अपने घर पर जाने की आज कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा यहीं पर अच्छा जन्मदिन मनाऊंगा। इस तरह से चाचा और भतीजा बड़े खुश हो जाते हैं। तभी अशोक अपने चाचा तेजपाल को कहता है कि चाचा जी, मुझे आज एक अपना मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है, ये मेरा गिफ्ट हो सकता है। तेजपाल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अच्छा सा फ़ोन भी खरीद दूंगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और हम दोनों शहर में जाने वाले हैं। इसके बाद अशोक जल्दी से तैयार हो जाता है, तेजपाल भी तैयार हो जाता है और फिर दोनों चाचा और भतीजा शहर में चले जाते हैं। शहर में जाने के बाद वहाँ से एक अच्छा खासा केक खरीद लिया जाता है और फिर एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन भी खरीद लिया जाता है। करीब शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। इसके बाद तेजपाल और अशोक ये दोनों शहर से गांव में आ जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पर पहुंचते हैं तो आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद तेजपाल की पत्नी आंचल देवी की तबीयत खराब हो जाती है। आंचल देवी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसी समय अशोक और तेजपाल दोनों ही आंचल देवी को लेकर पास के ही एक छोटे से क्लिनिक में चले जाते हैं। क्लिनिक में पहुंचने के बाद इस महिला आंचल देवी का वहां पर एक महिला डॉक्टर चेकअप करती है और जैसे इसका चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर आंचल देवी को कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। और आंचल देवी जैसे ही प्रेग्नेंट होने की बात को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद महिला डॉक्टर तेजपाल को कहती है कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। तेजपाल भी बड़ा खुश हो जाता है। अब तेजपाल की पत्नी आंचल देवी महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है और फिर दवाइयाँ लेने के बाद ये तीनों वापस घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद अशोक का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जैसे अशोक का जन्मदिन मना लिया जाता है तो रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। तेजपाल और तेजपाल की पत्नी जो आंचल होती है एक कमरे में जाकर लेट जाते हैं, जबकि दूसरे कमरे में अशोक लेट जाता है। रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। तेजपाल की पत्नी आंचल देवी देखती है कि उसका पति तेजपाल गहरी नींद में सोया हुआ था और उसी समय आंचल देवी को ख्याल आता है कि क्यों न अपने भतीजे अशोक के पास जाए, उसके कमरे में जाना चाहिए। इसके बाद ये महिला आंचल देवी उसी समय अपने पति के कमरे से बाहर निकलती है और फिर अपने भतीजे अशोक के कमरे में चली जाती है। अशोक को नींद से जगाती है और फिर कहती है कि मैं इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। इस तरह से देखते ही देखते इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और फिर अशोक और अशोक की चाची आंचल देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच ये गलत रिश्ते कायम हो रहे होते हैं तो उसी दौरान रसोई के अंदर एक बिल्ली घुस जाती है, क्योंकि आज रसोई का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया गया था। और जैसी रसोई के अंदर बिल्ली जाती है तो वहाँ पर कुछ बर्तन गिर जाते हैं और बर्तनों की आवाज़ सुनकर आंचल देवी का पति तेजपाल उसी समय अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि बिल्ली ने सारे बर्तन नीचे गिरा दिए थे। तेजपाल उन बर्तनों को फिर से रसोई के अंदर रखता है। तभी तेजपाल का ध्यान जाता है कि उसकी पत्नी तो अपने बिस्तर पर ही नहीं है। तेजपाल अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी इतनी देर रात गई, कहाँ पर चली गई है। तेजपाल पूरे घर में अपनी पत्नी को तलाश चुका होता है। तेजपाल अब सोचने लग जाता है कि क्यों न अपने भतीजे अशोक से पूछ लिया जाए कि उसकी चाची इस समय कहाँ पर गई है। इसके बाद तेजपाल अपने भतीजे अशोक के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है और जैसे ही दस्तक की आवाज़ अशोक और आंचल देवी सुनते हैं तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद जैसे तैसे करके अशोक कुमार अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और फिर तेजपाल सिंह जैसे इस कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो तेजपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तेजपाल देखता है कि उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी पत्नी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर तेजपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तेजपाल उसी समय अपने भतीजे अशोक और अपनी पत्नी आंचल देवी को गालियां देना शुरू कर देता है, लेकिन तेजपाल का मन गालियों से नहीं भरता है। तेजपाल उसी समय अपने घर के अंदर हथियार देखना शुरू कर देता है। तेजपाल के हाथ में एक घर में रखी हुई एक कुल्हाड़ी आ जाती है। कुल्हाड़ी लेकर वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है। तेजपाल सबसे पहले अपनी पत्नी का गला कुल्हाड़ी के साथ काट देता है और जैसे ये हत्याकांड किया जाता है तो फिर इसके बाद अशोक के सिर में भी 3-4 बार वो कुल्हाड़ी मार दी जाती है, जिसके कारण अशोक भी मौके पर ही नीचे गिर जाता है।
लेकिन तेजपाल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि तेजपाल अपने इस भतीजे अशोक की भी गर्दन कुल्हाड़ी के साथ काट देता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रात के करीब 2 बजे के आसपास तेजपाल सिंह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि उसकी पत्नी और उसके भतीजे अशोक की लाश घर में पड़ी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर अशोक और आंचल देवी का शव अपने कब्जे में लेती है। इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस जब तेजपाल सिंह से इस पूरे हत्याकांड के बारे में पूछती है तो तेजपाल कहने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। वह अपने ही भतीजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई थी और इसी वजह से मैंने अपनी पत्नी और अपने भतीजे का कत्ल कर दिया है। पुलिस जैसी तेजपाल की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस तेजपाल के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब तेजपाल को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तेजपाल ने अपनी पत्नी और अपने भतीजे अशोक के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।